हेलो एवरीवन, मैं राघव आप लोगों का अपनी यूट्यूब चैनल डिस्कवरी कोचिंग प्रतापगढ़ में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस समय हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन का विरचन की विधियों के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, जिसमें से इसके पहले हम एल्कोहल से हैलो एल्केन कैसे प्राप्त करते हैं इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम लोग हाइड्रोकार्बन से हैलो एल्केन बनाने की विधियों के बारे में हम देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हाइड्रोकार्बन से हैलो एल्केन बनाने की विधियां। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। तो हाइड्रोकार्बन ये खुद दो शब्द से मिलकर बना है। हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, कार्बन मीन्स कार्बन, यानी ऐसे कार्बनिक यौगिक जो कार्बन एवं हाइड्रोजन, केवल कार्बन एवं हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। तो हम जैसे देख लेते हैं, जैसे एल्केन हो गया, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ये सब ऐसे कार्बनिक यौगिक हैं जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, जिसके कारण इन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो सबसे पहले हम हैलो एल्केन किससे बनाएंगे? एल्केन द्वारा। एल्केन के मुक्त मूलक हैलोजनन द्वारा हम हैलो एल्केन बनाना सीखेंगे। तो हम यहाँ पे कोई एक एल्केन एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान के चलिए CH4 एग्जाम्पल लेते हैं। प्रकाश की उपस्थिति में जब हैलोजन से इसकी क्रिया कराते हैं तब ये हैलो एल्केन देता है। क्या देता है? हैलो एल्केन। हैलो एल्केन दिया, इसके साथ साथ एक HCl अणु ये निकालता है। चूंकि क्लोरीन की अधिक मात्रा में होने के कारण ये यहाँ तक केवल एक ही हैलो एल्केन नहीं देता, यह हैलो एल्केन का मिश्रण यहाँ प्राप्त होता है, जिसको पृथक करना काफी मुश्किल होता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं क्लोरीन अधिक होने के कारण ये जब तक हाइड्रोजन रहेगा तब तक ये क्रिया होती रहेगी। मीन्स यहाँ पे एक हाइड्रोजन फिर से एक HCl के साथ निकलेगा, क्या प्राप्त होगा? यहाँ CH2 Cl2 प्राप्त होगा। फिर से एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, क्लोरीन यहाँ रहेगा, एक हाइड्रोजन निकला, एक Cl निकला, तो यहाँ एक Cl जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन निकल के CH हो जाएगा। फिर से ये क्रिया करेगा, एक HCl निकलेगा, यहाँ CCl4। चूंकि अब यहाँ हाइड्रोजन नहीं है तो यहाँ से ये क्रिया करना बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे हैलो एल्केन का हमको मिश्रण प्राप्त होता है, हैलो एल्केन का मिश्रण प्राप्त होता है। तो इसमें हम देख लेते हैं कि एल्केन की जो हैलोजन के साथ अक्रिया है, इसमें जो हैलोजन की जो गति का क्रम है, जो हैलोजन की गति का क्रम इसमें हम देख लेते हैं। तो F2 ये सबसे अधिक क्रियाशील रहेगा, फिर उसके बाद क्लोरीन, फिर उसके बाद ब्रोमीन, और सबसे कम क्रियाशील कौन सा रहेगा? आयोडीन रहेगा। यहाँ पे हम देख लेते हैं जो एल्केन है इसमें जो हाइड्रोजन विस्थापित हो रहा है उसकी दर कैसे होगी। जो एल्केन में हाइड्रोजन विस्थापन की दर टर्शियरी में सबसे अधिक, फिर सेकेंडरी में, फिर प्राइमरी में होगी। यहाँ हम एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे CH3 CH2 CH3। यहाँ प्रकाश की उपस्थिति में ये क्लोरीन से क्रिया कर रहा है, तो यहाँ क्या प्राप्त होगा? CH3 CH2 CH2 Cl प्लस CH2 CH Cl CH3। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं ये प्राइमरी हैलो एल्केन है और ये सेकेंडरी हैलो एल्केन है। चूंकि ये मुक्त मूलक हैलोजनन है तो मुक्त मूलक की जो अस्थायित्व जो होती है वो टर्शियरी सबसे अधिक होती है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, और अस्थायित्व के बेस पे ही ये मुख्य उत्पाद देता है। यानी जो सबसे ज्यादा अस्थायी होगा वो मुख्य उत्पाद रहेगा। तो यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी सेकेंडरी में सेकेंडरी चूंकि मुख्य उत्पाद है जिसके कारण ये
अधिक बनेगा, अर्थात मुख्य उत्पाद कौन होगा, सेकेंडरी होगा यहाँ पे। उसके बाद प्राइमरी कौन सा उत्पाद होगा, ये अल्प उत्पाद होगा, ये अल्प उत्पाद होगा। अब हम इस अपक्रिया की हम क्रिया विधि देख लेते हैं। क्रिया विधि देख लेते हैं। चूंकि एनसीईआरटी में ये है, जिसके लिए ये मैकेनिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये जो अपक्रिया हो रही है, ये 3 चरण में हो रही है, या 3 पद में ये अपक्रिया कंप्लीट हो रही है। जिसमें पहला, जिसे हम प्रारंभन कहते हैं, दूसरे चरण को हम संचरण कहते हैं, और तीसरे को हम समापन कहते हैं। तो प्रारंभन देख लेते हैं। प्रारंभन वह चरण होता है जिसमें ये अपक्रिया प्रारंभ होती है। तो सबसे पहले यहाँ जो क्लोरीन अणु है, ये प्रकाश की उपस्थिति में ये मुक्त मूलक में टूटता है। किसमें टूटेगा, मुक्त मूलक में। ये क्लोरीन अपने मुक्त मूलकों में टूट जाता है। इसके बाद दूसरा चरण आता है संचरण। संचरण में जो एल्केन होता है, एल्केन के साथ क्लोरीन का मुक्त मूलक जुड़कर एल्किल मुक्त मूलक बनाता है तथा HCl मुक्त करता है। ये एल्किल मुक्त मूलक दूसरे क्लोरीन अणु को तोड़ता है, जिससे ये यहाँ पे ये क्लोरीन अणु ये फिर से मुक्त मूलक बनाएगा, जिसमें से एक मुक्त मूलक इस मुक्त मूलक से जुड़कर क्या बनाएगा, CH3Cl बनाएगा तथा एक Cl मुक्त मूलक फिर से बच जाएगा। ये जो मुक्त मूलक है, ये फिर से इस वाले यौगिक को ये तोड़ेगा, मीन्स CH3Cl प्लस मुक्त मूलक, यहाँ पे CH2Cl ये मुक्त मूलक बनाएगा प्लस HCl मुक्त हो जाएगा। क्योंकि ये कैसे टूटेगा, यहाँ पे CH2Cl एक H यहाँ अगर निकाल दें तो ये यौगिक है, ये भी मूलक बनाएगा। तो यहाँ कौन सा मूलक बन जाएगा, CH2Cl ये मूलक बन जाएगा प्लस हाइड्रोजन का मूलक बन जाएगा। एक हाइड्रोजन मूलक इस क्लोरीन से जुड़ के क्या बनाएगा, HCl बनाएगा। अब ये जो मूलक बना मीन्स CH2Cl, ये दूसरे क्लोरीन अणु को फ्री रेडिकल में ये तोड़ देंगे तथा जिसमें से एक क्लोरीन इसके साथ जुड़कर यौगिक CH2Cl2 बनाता है प्लस एक Cl मुक्त मूलक फिर से बच जाता है। ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक यहाँ हाइड्रोजन रहता है। तो हम देख लेते हैं इसे, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। यहाँ CH2Cl2 प्लस Cl मुक्त मूलक, ये फिर से एक यह Cl निकालेगा और यहाँ पे CHCl2 मुक्त मूलक बनाएगा प्लस एक यह Cl यहाँ से निकालेगा। इसके आगे देख लेते हैं, ये जो मुक्त मूलक बना ये फिर से दूसरे क्लोरीन अणु को ये फिर से तोड़ेगा। इसमें से एक क्लोरीन इसके साथ जुड़कर CHCCl3 बनाता है प्लस एक क्लोरीन फिर से मुक्त मूलक फिर से प्राप्त होता है। यहाँ का देखते हैं, यहाँ पे ये जो CHCl3 है, ये क्लोरीन मुक्त मूलक के कारण ये फिर से मुक्त मूलक बनाएगा, जिसमें से एक हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ जुड़कर HCl बनाएगा तथा यहाँ जो मुक्त मूलक प्राप्त हुआ वो CCl प्राप्त हुआ तथा HCl इसके साथ मिला। उसके बाद ये जो CCl मुक्त मूलक है, ये CCl ये फिर से दूसरे क्लोरीन अणु को मुक्त मूलक में तोड़कर इसके साथ ये
Cl4 बनाता है तथा एक क्लोरीन मुक्त मूलक फिर से प्राप्त हो जाता है। अब ये फिर से क्रिया नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है। तीसरे चरण में देख लेते हैं। तीसरा चरण जो कि समापन का है। यह क्रिया समापन कैसे होगी? जैसे मान के चलो ये क्लोरीन मुक्त मूलक है, ये दूसरे क्लोरीन मुक्त मूलक से जुड़कर क्या बनाए? Cl2 बनाए, तभी अब क्रिया रुक जाएगी। जो CH3 मुक्त मूलक है ये दूसरे CH3 मुक्त मूलक से मिलकर ये क्या बनाए? CH3 बन जाए। जैसे यहाँ पे ये मुक्त मूलक है तो ये दूसरे मुक्त मूलक से जुड़कर एक कंपाउंड बना ले, और यहाँ पे CH3 मुक्त मूलक है और ये क्लोरीन के मुक्त मूलक के साथ ये कंपाउंड बना ले। तो इस प्रकार ये अपक्रिया का समापन होता है। और इसमें हम लोग हेलोएल्केन के कई कंपाउंड देखते हैं। मीन्स इसमें हमको हेलोएल्केन का मिश्रण प्राप्त होता है। हेलोएल्केन का मिश्रण प्राप्त होता है। तो इस प्रकार एल्केन द्वारा हम हेलोएल्केन प्राप्त करते हैं। अब आगे देखते हैं एल्कीन द्वारा हम हेलोएल्केन कैसे प्राप्त करते हैं। तो आगे देखते हैं एल्कीन द्वारा हम हेलोएल्केन कैसे प्राप्त करते हैं। तो यहाँ सबसे पहला विधि है HX के योगज द्वारा। HX के योगज द्वारा एल्कीन वह कार्बनिक कंपाउंड होता है जिसके कार्बन कार्बन बीच क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है, इसे एल्कीन कहते हैं। तो यहाँ पे कौन सी अपक्रिया होनी है? योगज अपक्रिया होनी है। तो एल्कीन के योगज अपक्रिया द्वारा HX से जब जुड़ेगा तो योगज अपक्रिया होगी जिसके कारण ये हेलोएल्केन देता है। तो हम देख लेते हैं। जैसे ये एल्कीन है HX, मीन्स यहाँ पे ये डबल बॉन्ड टूटेगा, एक जगह पे H लगेगा दूसरी जगह पे X लग जाएगा। तो यहाँ कार्बन एक जगह H लगा दूसरी जगह X लग गया। तो इस प्रकार ये हेलोएल्केन बन गया। इसमें HX की क्रियाशीलता देख लेते हैं। HX की क्रियाशीलता का क्रम, तो सबसे आसानी से जो क्रिया करेगा वो HI, फिर HBr, फिर HCl। तो यहां देख लेते हैं जो एल्कीन होता है ये दो प्रकार का होता है। जो एल्कीन होता है ये दो प्रकार का होता है। एक होता है सममित एल्कीन, दूसरा असममित। सममित मीन्स समान भाग में टूट जाए। जैसे ये अगर इसको हम आधे से ऐसे बांटें तो इधर दोनों ये समान भाग हैं, अर्थात ये क्या है? सममित एल्कीन है। एक ऐसा एल्कीन है सममित एल्कीन है। असममित एल्कीन जैसे CH3, यहाँ देख लेते हैं यहाँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, जहाँ डबल बॉन्ड है अगर इसको हम यहाँ से ऐसे तोड़ते हैं तो इधर ये पार्ट है, इधर ये पार्ट, दोनों अलग पार्ट हैं जिसके कारण ये असममित है। क्योंकि जो सममित एल्कीन है इसमें जब HX जोड़ते हैं हम, जैसे यहाँ पे ये एथीन है, इसमें जब हम HX जोड़ते हैं तो ये डबल बॉन्ड टूटता है। एक जगह पे H कहीं भी जोड़ सकते हैं, चाहे यहाँ जोड़ दे चाहे यहाँ जोड़ दें, और दूसरी जगह X जोड़ देते हैं, चाहे यहाँ जोड़ दे चाहे यहाँ जोड़ दें। तो क्या बन जाएगा? मीन्स यहाँ पे कार्बन H एक जगह पे हम H जोड़ दें और दूसरी जगह पे हम X जोड़ दें। इसमें कोई रूल्स फॉलो नहीं होता, चाहे हम X यहाँ जोड़ दें और H यहाँ जोड़ दें। असममित एल्कीन में दो कंडीशन आ जाती है। इसमें हम विलायक देखते हैं। तो विलायक में अगर असममित है
ये एल्कीन असममित है, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर 2 रहेगा। ये HX से क्रिया कर रहा है, किसकी उपस्थिति में? CCl4 की। क्योंकि यहाँ CCl4 है तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड टूटेगा तो H वहां पे जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन अधिक होता है। हाइड्रोजन अधिक हो, हाइड्रोजन क्या हो? अधिक हो। तो हाइड्रोजन अधिक कहाँ है? यहाँ पे। तो योगज अपक्रिया में हाइड्रोजन यानी प्लस वाला पार्ट हाइड्रोजन वहां जुड़ता है जहां पे हाइड्रोजन अधिक होता है। ये कौन सा नियम है? मार्कोनिकॉफ का नियम है। ये मार्कोनिकॉफ का रूल है, यम के रूल। तो हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा? यहाँ जुड़ेगा। तो X कहाँ जुड़ेगा? यहाँ पे जुड़ेगा। तो यहाँ पे 2 तरह प्रोडक्ट प्राप्त होता है, CH3 CH, एक यहाँ पे X हो गया, यहाँ CH3, दूसरा CH3 CH2 CH2 X, ये प्राप्त हुआ। ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी। चूंकि सेकेंडरी अधिक अस्थायी होता है तो ये मुख्य है, जबकि ये अल्प। ये मुख्य मीन्स अधिक मात्रा में बनेगा, ये कुछ मात्रा में बनेगा। लेकिन जब यही CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HX यहाँ पे पराक्साइड आ जाए, क्या आ जाए? पराक्साइड आ जाए। जब पराक्साइड आ जाता है तो यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम लगता है, एंटी यम के रूल लगता है। इसी को हम खरास प्रभाव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? खरास प्रभाव। तो एंटी मार्कोनिकॉफ का रूल का नियम क्या हो जाएगा कि हाइड्रोजन वहां पे जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन कम होगा। तो हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा? जहां पे हाइड्रोजन कम होगा। तो हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ेगा। तो X कहाँ जुड़ेगा? यहाँ पे जुड़ेगा। तो ये हो जाएगा CH3 CH2 CH2 X, मीन्स इसमें प्राइमरी मुख्य उत्पाद के रूप में बनेगा। इस प्रभाव को हम क्या कहते हैं? खरास प्रभाव कहते हैं। खरास प्रभाव कहते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं एल्कीन में, दूसरा देख लेते हैं। जब एल्कीन में X2 का संयोजन हो, X2 के संयोजन द्वारा, X2 के संयोजन द्वारा, यहाँ एल्कीन देखते हैं। ये एल्कीन है, ये Br2 के साथ CCl4 की उपस्थिति में ये Br2 के साथ अगर क्रिया करता है तो यहाँ पर बिस डाई हैलाइड प्राप्त होता है, मीन्स BrCH2 CH2 Br प्राप्त होता है। अर्थात ये डबल बॉन्ड टूटेगा, एक Br एक कार्बन के साथ, दूसरा Br दूसरे कार्बन के साथ यहाँ पे जुड़ जाता है। तो यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ? बिस डाई ब्रोमाइड प्राप्त हुआ, बिस डाई ब्रोमाइड प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हम लोग देखें कि एल्कीन से हैलो एल्कीन कैसे बनाया जाता है। इसके बाद हम अगला देखते हैं हाइड्रोजन विनिमय द्वारा हम हैलो एल्कीन कैसे बनाते हैं। तो इसमें 2 नेमिंग रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए आगे चलते हैं हाइड्रोजन विनिमय द्वारा। हाइड्रोजन विनिमय द्वारा, हाइड्रोजन विनिमय द्वारा, इसमें हम पहली नेमिंग रिएक्शन देखते हैं, फिंकेलस्टाइन अपक्रिया। फिंकेलस्टाइन अपक्रिया। तो दिमाग में ये बैठाना है कि यह जो अपक्रिया है ये आयोडो एल्केन यानी एल्किल आयोडाइड बनाने के लिए है। एल्किल आयोडाइड
बनाने के लिए है। इसमें हम शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में जब किसी एल्किल हैलाइड को सोडियम आयोडाइड से क्रिया कराते हैं, किसकी उपस्थिति में? शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में। शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में जब किसी एल्किल हैलाइड को, तो यहाँ पे यक्स क्या हो जाएगा? क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है। जब सोडियम आयोडाइड से क्रिया कराते हैं तो यहाँ पे हमको Ri प्राप्त होता है तथा उप उत्पाद के रूप में NaX प्राप्त होता है। तो ये अपक्रिया क्या कहलाती है? फिंकलस्टाइन अपक्रिया कहलाती है। दूसरी अपक्रिया देख लेते हैं, जैसे स्वार्ट्स अपक्रिया कहते हैं। स्वार्ट्स अपक्रिया, यह अपक्रिया एल्किल फ्लोराइड के लिए है। इस अपक्रिया द्वारा एल्किल फ्लोराइड बनती है। एल्किल फ्लोराइड के लिए है। इसमें हम एल्किल ब्रोमाइड क्या लेते हैं? एल्किल ब्रोमाइड को किसी धात्विक फ्लोराइड के साथ, धात्विक फ्लोराइड जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं AgF ले लेते हैं। ये क्या है? धात्विक फ्लोराइड। धात्विक फ्लोराइड फ्लोराइड के साथ जब हम गर्म करते हैं, तो हमको एल्किल फ्लोराइड प्राप्त होता है। इस अपक्रिया को स्वार्ट्स अपक्रिया कहते हैं। तो इस प्रकार हैलो एल्केन का विरचन यहाँ समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम हैलो एरीन के विरचन के बारे में अध्ययन करेंगे तथा कुछ क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड सॉल्व करते हैं। धन्यवाद।